Yes, good morning, students. I hope you all are fine. Yes, students, in sociology class, we are doing chapter Change and Development in Rural Society. Okay, let's continue. We had discussed regarding few topics. What is rural society? What were the various occupations which were done by the people in the early time? Now, some land reforms we had already discussed. Today, we are going to discuss our next topic, that is प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया। जो लैंड रिफॉर्म्स इंडिया में करे गए उनके क्या ऑब्जेक्टिव थे, किन चीजों को ध्यान में रख के लैंड रिफॉर्म्स किए गए। आपको पता है इंडिया पुअर कंट्री है, ठीक है। अब तो फिर भी कुछ हद तक हम इम्प्रूव कर रहे हैं, पर अगर हम ब्रिटिश टाइम के बाद की बात करें तो इंडिया वॉज ए पुअर कंट्री, ठीक है। बहुत सारे जो हमारे फार्मर्स थे वो टिनेंट्स का काम करते थे, लैंडलेस थे, ठीक है। तो लैंड रिफॉर्म्स की बहुत ज्यादा जरूरत थी क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड थी बेटा, इट वाज अनइक्वल, ठीक है। to remove the obstacles which arose from the inherited agrarian structure of the past, क्योंकि हमारे पास्ट में जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड थी वो अनइक्वल थी, तो इसलिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम जो थी वो फार्मर्स को फेस करनी पड़ रही थी। तो उन ऑब्स्टेकल्स को, उन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए जो एग्रारियन स्ट्रक्चर से इनहेरिटेड थी, जो एग्रारियन स्ट्रक्चर के साथ में आई थी पुराने टाइम से, तो लैंड रिफॉर्म्स जो थे बहुत ज्यादा जरूरी थे टू एलिमिनेट ऑल एलिमेंट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन एंड सोशल इनजस्टिसेस। तो हमने क्या करना है कि जितने भी एलिमेंट्स थे एक्सप्लॉयटेशन के, सोशल इनजस्टिस के, उनको सोसाइटी में से खत्म करना जो एग्रारियन सिस्टम के साथ आए थे, in order to ensure equality of status and opportunities। सबको इक्वल स्टेटस प्रोवाइड करवाना, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करवाना, जितने भी पॉपुलेशन के सेक्शन है, तो इसके लिए लैंड रिफॉर्म्स बहुत ज्यादा जरूरी थे। क्योंकि पुराना जो टाइम था हमारा, आपको पता है कास्ट सिस्टम से इन्फ्लुएंस्ड था, ठीक है। तो किसी को सुपीरियर माना जाता था, किसी को इंफीरियर माना जाता था, इसकी वजह से सोसाइटी में बहुत ज्यादा इनइक्वालिटी थी। तो इसका फर्क हमारी एग्रीकल्चर स्ट्रक्चर पे भी पड़ा था। वेरियस लैंड रिफॉर्म्स जो थे वो इंट्रोड्यूस करे गए इंडिपेंडेंस से बाद 1950 से 1970 के बीच में। कौन कौन से लैंड रिफॉर्म से? एबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम, जमींदारी सिस्टम को खत्म करना, रिमूव्ड द लेयर ऑफ इंटरमीडिएटरीज को खत्म करना, इंटरमीडिएटरीज जो बीच में होते हैं, ठीक है, जिनको आड़ती वगैरह भी होते हैं जैसे, राइट्स टेकन फ्रॉम जमींदार्स वीकनिंग देयर इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पोजीशन। क्योंकि जमींदार जो थे वो बहुत ज्यादा पावरफुल थे, लैंडलॉर्ड जो थे, ठीक है, उनके पास बहुत सारी लैंड होती थी, तो इसकी वजह से वो फार्मर्स को बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट करते थे। तो एवोल्यूशन ऑफ जमींदारी सिस्टम में क्या हुआ कि जमींदार के जो राइट्स थे उनको ले लिया गया और उनकी पोजीशन इकोनॉमिक और पॉलिटिकल लेवल पे वीक कर दी गई, ठीक है। इंटरमीडिएटरीज को खत्म कर दिया गया जो प्रॉफिट मेक करते थे बीच में, और फार्मर्स को इसकी वजह से सफर करना पड़ता था, ठीक है। टीनेंसी एबोलिशन एंड रेगुलेशन एक्ट। टीनेंसी का मतलब क्या है कि कुछ फार्मर्स एज ए टीनेंट वहां पे काम करते थे, पर एज ए रिजल्ट उनको ज्यादा कुछ मिलता नहीं था। मोर सिक्योरिटी टू टीनेंट्स, तो टीनेंट्स को सिक्योरिटी दी गई, ग्रांटेड लैंड राइट्स टू टीनेंट्स, और जो टीनेंट्स थे उनको लैंड राइट्स दिए गए जैसे वेस्ट बंगाल और केरला में, ठीक है जी। उसके बाद है हमारा सीलिंग एक्ट, लैंड सीलिंग एक्ट भी जिसको कहा गया है, लिमिट्स टू बी इम्पोज्ड ऑन द ओनरशिप ऑफ लैंड, जो लैंड की ओनरशिप थी उस पे लिमिट्स लगाई गई। सीलिंग डिपेंडेड ऑन द प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड, हाई प्रोडक्टिविटी लैंड हैड लो सीलिंग while लो प्रोडक्टिविटी लैंड हैड हायर सीलिंग। तो लैंड को सील कर दिया गया, मतलब जो हाई प्रोडक्टिविटी वाली लैंड है भाई उस पे लो सीलिंग कर दिया गया, और जो लो प्रोडक्टिविटी वाली लैंड है उसको हाई सील कर दिया गया, ठीक है। तो ये एक्ट्स के बारे में पता चल गया आपको कि इंडिपेंडेंस के बाद कौन कौन से एक्ट जो थे वो लैंड रिफॉर्म्स एक्ट जो थे वो पास किए गए, ठीक है। अब जो लैंड सीलिंग एक्ट था उसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं। तो क्या ड्रॉबैक्स है उसके, क्या लिमिटेशंस थी, क्या कमियां थी उसमें? Most land owners were able to escape from having their surplus land taken over by the state। बहुत सारे जो लैंड ओनर थे, ठीक है, वर एबल टू एस्केप, तो वो लैंड सीलिंग से बच गए, उन्होंने किसी ना किसी तरह अपनी लैंड को बचा लिया सील होने से, ठीक है। तो किसी भी तरीके से कह सकते हैं, बाय बुक ऑफ प्रूफ, ठीक है, बाय रॉन्ग डिवॉर्च, तो किसी भी तरह उन्होंने अपनी लैंड को मतलब टेक ओवर होने से बचा लिया। Some very large estates were broken up and landowners managed to divide the land among relative and others। अब जैसे यहाँ पे क्लियर करा गया कि बड़े बड़े लार्ज स्टेट को ब्रोक कर दिया गया, और जो लैंड ओनर थे उन्होंने अपनी लैंड को अपने रिलेटिव्स में या नेबर्स में डिवाइड कर दिया कि उनके नाम पे लैंड ना शो हो।
इंक्लूडिंग सर्वेंट्स को भी, ठीक है। इन चीजों को हम क्या कहा गया, बेनामी ट्रांसफर्स। तो उन्होंने ट्रांसफर कर दिया अपनी अथॉरिटी को, इसको बेनामी ट्रांसफर कहा गया, विच अलाउड देम टू कीप कंट्रोल ओवर द लैंड, जिसकी वजह से लैंड के ऊपर उनका कंट्रोल जो था वो स्टैब्लिश हो गया। इन फैक्ट इफ नॉट इन नेम, चाहे वो उनके नाम पे नहीं थी रिकॉर्ड्स में लैंड, पर फिर भी उनकी तो थी ना, क्योंकि उन्होंने सर्वेंट्स और रिलेटिव्स को दिया तो वो तो उनकी ही है, ठीक है। तो इस तरह उन्होंने अपनी लैंड को सील होने से बचाया। In some places, some rich farmers actually divorced their wives, ठीक है, in order to avoid the provisions of the land sealing act। मतलब कुछ जगहों पे रिच फार्मर्स ने अपनी वाइफ्स को डिवोर्स दे दिया, बट वो उनके साथ ही रहते थे ताकि उनकी जो लैंड सीलिंग एक्ट है वो उन पे अप्लाई ना हो, which allowed a separate share for unmarried women but not for wives। तो यहाँ पे मतलब उन्होंने अपनी women को अपनी वाइफ को अनमैरिड शो कर दिया डिवोर्स देके कि वो हमसे अलग है, तो कुछ लैंड जो थी उनके पास चली गई, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है लैंड सीलिंग एक्ट की ड्रॉबैक्स एंड लिमिटेशंस है कि किस तरह बेनामी ट्रांसफर किए गए और किस तरह फार्मर्स ने, लैंड ओनर्स ने स्पेशली अपनी लैंड को लैंड सीलिंग एक्ट के तहत जो था वो बचाया, ठीक है बेटे। आई होप these reforms and drawbacks of land sealing act, it is clear to you, it is very important, okay, thank you so much।